नमस्कार मेरे प्यारे करसी साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं सोइल साइंस की नेक्स्ट क्लास के बारे में। और इसके साथ में मैं आपको ये भी समझाते हुए चलूंगा कि अपन जो सोइल साइंस पढ़ रहे हैं बेटा, वो सोइल साइंस से पढ़ रहे हैं, वो यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। अपनी टोटल 8 यूनिट है और उन 8 यूनिट की अपन बात करते हैं तो 8 यूनिट में से एक यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अपना सिलेबस डिवाइड किया हुआ है 8 यूनिट में, 8 में से अपनी क्या हो चुकी है, एक कंप्लीट हो चुकी है। और आज की जो रहेगी ना, वो सेकंड यूनिट रहेगी। हो सकता है आज ही की में अपन क्या करवा दें, सेकंड यूनिट को कंप्लीट करवा दे। फिर थर्ड फोर्थ ऐसे 8 जो अपने बात करते हैं 8 है जिनकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। और इसके साथ में सभी साथियों को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण, और सभी को अपने जो इष्ट देवता है उनका आशीर्वाद बना रहें। और इसके साथ में ही हेलो हेलो बेटा, कोई आपकी क्यूरी है तो बता दो, फिर इसके बाद में मैं चलूंगा, क्योंकि सेकंड यूनिट को जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, उसके बाद में किसी के कमेंट नहीं देखने वाला। ओनली फॉर पढ़ाई होगी और उसी के बारे में बात करेंगे। पहले एक बार मैसेज कर दो राधे राधे बेटा, राधे राधे। और इसके साथ में आपको पता है कि अपनी क्लास भी नहीं हुई थी अभी, सुबह वाली भी नहीं, तो इसके साथ में मेरा एक बार मन कर रहा है कि मैं दूसरी यूनिट को कंप्लीट करवा दूं। तो आपकी क्या राय है कि अभी मैं क्लास को स्टार्ट करूं? कोई क्यूरी नहीं है, बाद में अपन चर्चा करें? एक बार क्लास हो जाए इसके बाद में अपन चर्चा कर ले, या बीच में मैं मौका दे दूंगा, उस टाइम देख लेना। ठीक है, मतलब एक अपन पहले प्री कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद में अब ओनली एप्लीकेशन पर है बेटा, ओनली एप्लीकेशन पर है। क्योंकि मैंने कहा था कि 3 डेमो क्लास यूट्यूब चैनल पर होगी, वो हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं ओनली एप्लीकेशन पर रहेगी। ऐसे 3-3 सब्जेक्ट एक बार यूट्यूब पर दे देंगे, क्योंकि वो भी तो देख कर ही आएंगे, अपनी टीम से जुड़ेंगे तो वैसे ही जुड़ेंगे। तो आप भी योगदान देना इसमें अपने साथियों को शेयर करने में, तब आपको और भी ज्यादा इफिशियंसी देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, तो ओके हो चुका है, सभी साथियों का यस हो चुका है। अब मैं किसी के कोई कमेंट नहीं देखूंगा ओनली फॉर जब तक ये क्लियर ना हो जाए। ठीक है, और मेरे को कॉल कर देना, क्योंकि मैं ना रुकने वाला हूं ना देखने वाला हूं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू आता है क्लास में, तो इस पर क्या कर देना बेटा, कॉल कर देना 8690596638। सर को कॉल करके बोल देना कि सर वाली क्लास में कुछ इश्यू है, वैसे भगवान की दया से होगा नहीं। अब देखो बेटा, अपन आज की क्लास में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि सर आज की क्लास में अपन जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे, अपन सोइल तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब मृदा विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मृदा विज्ञान पढ़ रहे हैं। और मृदा विज्ञान में सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे कि सर आयन एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। आयन एक्सचेंज के बारे में अपन क्या करने वाले हैं बेटा, पढ़ने वाले हैं। मतलब बात करते हैं आयन विनिमय। क्या है बेटा, आयन विनिमय। और अब मैं बात करता हूं कि आयन एक्सचेंज होते हैं, मतलब विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरे हाथ में भाई साहब ये पेन है, ठीक है, इधर भी कोई पेन होता तो ये वाला यहाँ पर आ जाता और ये वाला यहाँ पर आ जाता, तो इसको मैं क्या बोल देता बेटा, इसको मैं सीधा सा क्या बोल देता, एक्सचेंज बोल देता। तो यहाँ पर एक्सचेंज पेन का नहीं हो रहा, यहाँ पर आयन का हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां पर आयन 2 प्रकार के होते हैं बेटा, साथ के साथ में लिखते रहना। हाँ, मेरे को पता है मैं पीडीएफ आगे अवेलेबल करवाऊंगा, पर साथ के साथ में ये प्री लिख लो, रब के रूप में लिख लो, पर लिखो बेटा, ये काफी काम में आने वाला है। और बढ़िया तरीके से लिखो तो और भी। और आप 2 पार्ट में, एक क्लास के नोट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया करो। एक तो कॉन्सेप्ट वाले जो कमलेश्वर की भाषा में रहते हैं, एक किताबी लैंग्वेज, मतलब आपके एग्जाम में जब आप लिखोगे या कोई रटने वाला कोई बंदा होता है उसकी लैंग्वेज में होता है। तो एक का नाम डाल लो कमलेश्वर वाले नोट्स, और एक का नाम डाल लो भाई साहब किताब वाले नोट्स या नोट्स वाले नोट्स। इसके साथ में देखो, आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन की बात करते हैं, पहला होता है बेटा अपने होता है एनायन। एनायन होता है, एनायन का मतलब होता है बेटा ऋण आयन, ऋणायन। इसके बाद में इधर बात करते हैं तो बेटा क्या आता है, केटाइन। क्या आता है, केटाइन आता है। केटाइन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं बेटा, धनायन। और इनकी एक कैपेसिटी होती है, जिसको इसकी वाली कैपेसिटी को तो AEC कहते हैं, एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कहा जाता है। इसको CEC कहते हैं, मतलब कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कहा जाता है।
क्या कहते हैं बेटा, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसको ऋणायन विनिमय क्षमता, ऋणायन विनिमय क्षमता, विनिमय क्षमता। और इसकी बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, धनायन विनिमय, विनिमय क्षमता। क्या होती है बेटा, क्षमता। तो यहां पर देखते हैं एनाइन, एनाइन की बात करते हैं, ऋण आयन होता है बेटा। क्या होता है, ऋणायन होता है। मतलब बात करते हैं ऋणायन के विनिमय होने की क्षमता या एक्सचेंज होने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, ऋणायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाती है। अरे क्या कहलाती है बेटा, ऋणायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाती है। धनायन के मतलब केटाइन के बात करते हैं विनिमय होने की, एक्सचेंज होने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं बेटा, धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। अब मैं एनायन के कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि मैं OH माइनस लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, OH माइनस। अब जिसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, एनाइन बोल दोगे। इधर बात करता हूं मैं, K प्लस लिख दिया और इसके साथ में Ca2 प्लस लिख दिया। क्या लिख दिया, Ca2 प्लस लिख दिया। तो ये क्या है बेटा, केटाइन है। बात करते हैं धनायन, ठीक है। अरे इधर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आयन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, वो तो बाद में जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले बात करते हैं कि आयन है, आयन की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एनायन होता है, केटाइन होता है, धनायन होता है, ऋणायन होता है। धनायन के ट्रांसफर होने की क्षमता धनायन विनिमय क्षमता, ऋणायन की क्या कहलाती है, ऋणायन विनिमय क्षमता, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ओके, क्लियर है बेटा। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने पास में आता है कि सर आयन एक्सचेंज को समझा दो एक बार हमारे को। आयन एक्सचेंज को समझना, अपनी ये क्या है, सोइल है। अरे मर्दा सभी जानते हो क्या, माटी जिसको बोला जाता है, सोइल जिसको बोला जाता है। अब इसमें दो चीजें होती है बेटा, एक अपन बात करते हैं जिसको बोलते हैं बेटा, सारी चीजें रिलेट होगी पर माइंड में डालना इनको, आगे और कई सारे पॉइंट अपन ऐसे पढ़ेंगे जिनमें रिलेट होगी या पहले आपने पढ़े होंगे। तो देखो बात करते हैं, एक तो इसमें क्या होता है, क्ले मिनरल होता है। क्या होता है बेटा, क्ले मिनरल होता है जिसको बोलते हैं क्ले खनिज, ठीक है। सिलिकेट क्ले पढ़ लिया क्या रे आपने, अरे पढ़ लिया नहीं पढ़ा कि सर बिल्कुल पढ़ लिया। तो यहां पर आप इनको नाम दो क्ले पार्टिकल्स। क्या नाम दोगे, क्ले पार्टिकल्स जवाब दोगे, क्ले कण जवाब दे दो, पार्टिकल दे दो, ठीक है। ये दूसरी चीज अपने पास में क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर जिसको कार्बनिक पदार्थ बोला जाता है, कार्बनिक पदार्थ बोला जाता है। तो यहां पर दो चीजें निकल कर आती है, फर्स्ट ये और सेकंड ये निकल कर आती है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, आप इसको ह्यूमस भी बोल सकते हो बेटा। क्या बोल सकते हो, ह्यूमस भी बोल सकते हो। इसको आप अकार्बनिक बोल सकते हो, इसको आप कार्बनिक बोल सकते हो, मतलब ह्यूमस बोल सकते हो। अब इन दोनों की सरफेस पर क्या होता है, इन दोनों की सरफेस या सतह पर क्या होता है बेटा, इन दोनों की सतह पर क्या होता है रे, इन दोनों की सतह पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणायन होता है। क्या होता है बेटा, इन दोनों की सतह पर ऋणायन होता है, मतलब आप लिख सकते हो नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अरे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणायन होता है। अब यहां पर ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, निकला होगा। बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, बात करते हैं सोइल सॉल्यूशन में। सोइल सॉल्यूशन में क्या हो जाता है बेटा, घुल जाता है, मतलब घुले हुए आयंस की तरह ही क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है। मतलब बात करते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये सोइल सॉल्यूशन में घुल गया। अब सोइल सॉल्यूशन से मतलब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज सोइल सॉल्यूशन से पॉजिटिवली जो चार्ज वाले जो आयन है ना, उनसे क्या हो जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखो कि क्ले पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर पर क्या पाया जाता है, इनकी सरफेस पर क्या पाया जाता है, ऋणायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऋणायन पाया जाता है। अब ये क्या होते हैं बेटा, सोइल सॉल्यूशन। सोइल सॉल्यूशन मतलब बात करते हैं मर्दा विलियन,
मृदा विलयन में क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं। मृदा विलयन में क्या होते हैं बेटा, ये घुले हुए रहते हैं। मतलब अब ऐसे समझो कि मृदा विलयन में तो ये घुले हुए हैं, पर इसमें साथ में ही बात करते हैं, मतलब ये क्या है, इन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कहां पर घुला हुआ है, सोइल सॉल्यूशन में, क्योंकि ह्यूमस पाया जाता है, क्ले पाया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, मतलब बात करते हैं तो यहां पर ऋणायन बात कर सकते हैं, और इसके साथ में ही बात करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज मतलब बात करते हैं धनायन को आकर्षित करते हैं, धनायन को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट या आकर्षित करते हैं। अरे क्या करते हैं बेटा, धनायन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, धनायन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके साथ में देखना, ये नेगेटिव आयन है बेटा, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं नेगेटिव आयन, या मैं बोल सकता हूं यहां पर ऋण आयन। ऋणायन किसको आकर्षित कर रहा है, कि सर ऋणायन पॉजिटिव को आकर्षित कर रहा है, मतलब यहां से कुछ ना कुछ आएगा, यहां से कुछ ना कुछ यहां पर आएगा। और सर अब एक चीज जरूर हमारे को समझ में आई, कि किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है ना, तो एक क्या हो जाता है, चला जाता है। ऐसा तो आपने भी देखा होगा, दैनिक दिनचर्या में भी देखा होगा, कि किसी भी रिलेशन में मान लो, किसी भी दोस्ती में मान लो, कोई भी तीसरा एंटर होगा, एक क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब अपन बात करते हैं बेटा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को आयन एक्सचेंज कहते हैं। जैसे कि कोई अपने पास में क्या है, आयन सॉल्यूशन है, उसमें कोई नया आएगा, और नया आएगा तो वो तो जुड़ जाएगा और पहले वाला चला जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, इधर से कोई आया तो ये वाला चला जाएगा, इसी को आयन एक्सचेंज कहते हैं, इसी को आयन विनिमय कहते हैं, आयन विनिमय कहते हैं, मतलब आयन एक्सचेंज कहते हैं, आयन एक्सचेंज कहते हैं। तो बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा, बस मैं आयन एक्सचेंज समझाया हूं अभी तक, कि आयन एक्सचेंज क्या होता है, कि सर पहले एक जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि सर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपन बात करते हैं कि सर यहाँ पर इस जगह पर अगर कोई दूसरा आएगा, तो सीधा सा पता है ये तो भाई साहब इधर आ जाएगा, और यहाँ पर कोई दूसरा अपनी जगह ले लेगा, ठीक है। फिर भाई साहब कोई तीसरा दमदार आता है, वो इसको रिप्लेस कर देता है। ये चलती रहती है, ये प्रोसेस चलती रहती है, इसको आयन एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयन एक्सचेंज कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। सबसे पहले देखिएगा, अपन बात करते हैं सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। सोइल की बात करते हैं तो सोइल में आयन एक्सचेंज बढ़ रहे हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, ऋणायन धनायन, मतलब बात करते हैं एनायन और कैटायन होते हैं। और इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर, अपन ने बात की कि ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो अपन बात करते हैं कि सोइल के सॉल्यूशन में क्या होता है, घुला हुआ रहता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव यहां पर आ गया तो नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं बेटा, आयन एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं, आयन एक्सचेंज कहते हैं। अब इतना ही ध्यान रखो। अब इसके साथ में मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है बेटा, अब ऐसा मत समझ लेना कि नेगेटिव को पॉजिटिव ही ट्रांसफर करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव भी कर सकता है, पॉजिटिव को नेगेटिव भी कर सकता है, कैसा भी हो सकता है, इसमें वो वाला मत समझना। अब मैं बात करता हूं बेटा, ये क्ले पार्टिकल है कोई, ये कोई क्ले पार्टिकल है। सारी पीछे वाली एक बार और रिवीजन हो जाएगी अगर आप ध्यान से समझोगे तो। कोई क्ले पार्टिकल्स सीधा सा आपको भी दिख रहा है। अब इस पर क्या है बेटा, पोटेशियम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, पोटेशियम जुड़ा हुआ है। और सोइल सॉल्यूशन में क्या है, Ca2+, मतलब यहां पर क्या है, क्ले पार्टिकल्स पर क्या है बेटा, ये पोटेशियम जुड़ा हुआ है। अब यहां पर जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन में भाई साहब एंट्री हो जाती है Ca2+ की। किसकी हो जाती है, Ca2+ की एंट्री हो जाती है। अब इसके साथ में ये तो यहां पर जुड़ जाएगा, और ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो सोइल सॉल्यूशन में चला गया, और ये पार्टिकल्स पर जुड़ जाएगा। यही अपने पास में आयन एक्सचेंज है। समझ लो दोबारा से, यहां पर बात करते हैं इस मर्दा पर पोटेशियम प्लस जुड़े हुए हैं क्ले पार्टिकल्स पर, पास में सॉल्यूशन में भाई साहब Ca2+ घूम रहे हैं चारों तरफ।
अरे किसी भी दोस्ती में कोई भी तीसरा एंटर करता है तो पहले वो इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करता है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या करता है, पास में आने की कोशिश करता है, इसके बाद में अगले को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है बेटा, अगले को रिप्लेस कर देता है। तो बात करते हैं, पहले तो इर्द गिर्द घूमेगा, फिर इसके बाद में इसको ट्रांसफर कर देगा बेटा। इसको ट्रांसफर करने के बाद में अपन बात करते हैं, यहां पर Ca2+ आ जाएगा, और प्लस में बात करते हैं तो पोटेशियम प्लस से ये सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो बेटा यही आयन एक्शंस है। एग्जाम्पल लिख लेना, कोई भी एग्जामिनर कभी भी पूछ ले, ऑफलाइन पूछे ऑनलाइन पूछे, तो जरूर आपको बताना है। अब इसके बाद में आता है कि सर आपने एक हमारे को बताया कि सर सोइल पर क्या होता है। सोइल पर अपन बात करते हैं, एक तो कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है, मतलब दो चार्ज के बारे में आपने हमारे को बता दिया, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बता दिया। तो ये कहां से आते हैं सर, ये कहां से आते हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चार्ज होते हैं। एक अपने बात करते हैं परमानेंट चार्ज, परमानेंट चार्ज मतलब जिसको अपन बोलते हैं बेटा स्थायी आवेश, और एक अपने पास में होता है वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल की बात करते हैं, अस्थायी चार्ज होता है, अस्थायी आवेश होता है। क्या होता है बेटा, अस्थायी होता है, अस्थायी आवेश जिसको बोला जाता है। अपन बात करते हैं ये दो चीजों के कारण बदलते हैं। पहली बात करते हैं अपने पास में, जैसे कि अपने पास में वेरिएबल है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो ह्यूमस होता है वो क्ले के किनारे पर OH ग्रुप होता है, उसके कारण, मतलब दो चीजों के कारण, एक तो पीएच का ध्यान रखना, एक ऑर्गेनिक मैटर का ध्यान रखना। तो एक तो ऑर्गेनिक मैटर से चेंज होता है, और एक किससे चेंज होता है बेटा, एक अपने चेंज होता है पीएच से चेंज होता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं, जैसे ही पीएच बढ़ने लगता है, जैसे ही पीएच बढ़ने लगता है तो वहां पर अपन बात करते हैं वेरिएबल वाला होता है। कौन सा होता है कि सर वेरिएबल वाला होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज बनता है। क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है, क्योंकि OH माइनस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एक अपने पास में क्या होता है, परमानेंट होता है, एक अपने पास में परमानेंट होगा, एक अपने पास में कौन सा होगा, इम्परमानेंट होगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं सोइल चार्ज, एक तो परमानेंट होता है, परमानेंट चार्ज बोलते हैं, और एक अपने पास में क्या होता है, पीएच और ऑर्गेनिक मैटर से। मतलब परमानेंट किसके कारण होता है बेटा, ये क्ले के कारण होता है, क्ले पर, जिसे क्ले का चार्ज ही नेगेटिव है, क्ले का चार्ज ही क्या है, नेगेटिव है, तो आपका इधर का कोई मटेरियल चेंज नहीं कर सकता। एक जो अपन बात करते हैं, एक चार्ज, एक आवेश, एक ऐसा आवेश होता है वो पीएच के कारण है या फिर ऑर्गेनिक मैटर के कारण आता है, मतलब जिसको जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ कह सकते हो, जीवांश पदार्थ के कारण या ह्यूमस के कारण जो आता है, ह्यूमस के कारण या पीएच के कारण जो आता है, उसको अपन वेरिएबल चार्ज कहते हैं। और एक अपने पास में क्ले के कारण पहले है, कि क्ले क्या है, कि सर क्ले की अपन बात करते हैं तो जो क्ले हैं वो क्ले पहले नेगेटिव है, मतलब बात करते हैं उस पर ऋणायन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा वो सोर्स कहां से आया, वो चार्ज कहां से आया, कि सर वो क्ले से पहले ही है। यहां पर बात करते हैं वेरिएबल वाला कहां से आता है, पीएच से आता है, ऑर्गेनिक मैटर से आता है। कहां से आता है बेटा, पीएच से आता है, ऑर्गेनिक मैटर से आता है। इसके बाद में चलते हैं, मेरे हिसाब से सोर्स दो ही होते हैं, परमानेंट और वेरिएबल होते हैं। परमानेंट की बात करते हैं तो क्ले से आता है, ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस से कौन सा आता है, कि सर ये अपने पास में होता है वेरिएबल वाला। कौन सा होता है बेटा, वेरिएबल वाला होता है। अब बेस सैचुरेशन कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, बेस सैचुरेशन कैपेसिटी। अब बेस सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है, सबसे पहले तो कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी की बात करते हैं। कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी, कैटाइन मतलब धनायनों को विनिमय करने की क्षमता कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी कहलाती है। अभी डिटेल से आगे भी बात कर लेंगे। मतलब बात करते हैं कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी, सीईसी पर जितने कैटाइन से एब्जॉर्ब रहते हैं, मतलब सीईसी है कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी, कैटाइन को एक्सेंस करने की कैपेसिटी, उस पर जितने कैटाइन, जितने धनायन एब्जॉर्ब रहते हैं, उनमें कितने प्रतिशत बेसिक होते हैं। बेसिक की बात करते हैं, सारी होते हैं। सोइल के सीईसी, सीईसी किसको बोलते हैं, धनायनों को विनिमय करने की क्षमता। सोइल के सीईसी पर जैसे ऐसे मानो कि 10
सेंटीमोल पर केजी है अभी, क्या है 10 सेंटीमोल पर केजी है। अब पर जितने क्या आ जाएगा, सोइल के सीईसी पर जितने कैटाइन, कैटाइन की बात करते धनाइन एब्जॉर्ब रहते हैं, कैटाइन एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब की बात करते हैं अवशोषित रहते हैं, अवशोषित रहते हैं, ठीक है। जितने अवशोषित रहते हैं उनमें कितने प्रतिशत बेसिक कैटाइन है, उनमें कितने प्रतिशत बेसिक कैटाइंस है, उनमें कितने प्रतिशत बेसिक कैटाइंस है, ये अपने क्या हो जाएगा, बेस सैचुरेशन कहलाएगा। अब मैं और समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो बेटा, बस इतना सा समझ लो। पहले तो बेस सैचुरेशन उसको कहा जाता है, बेस सैचुरेशन परसेंटेज कहा जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सोइल है, सपोज कीजिएगा ये सोइल है, इस पर अपन बात करते हैं कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, मोन्टोमोलोनाइट की अलग होती है, इसके साथ में केओलिनाइट की, सबकी अलग अलग होती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी इसकी सीईसी है इस पर कैटाइन एब्जॉर्ब भी है। कैटाइन की बात करते हैं Ca2+ हो गया, मैग्नीशियम 2+ हो गया, पोटेशियम प्लस हो गया, H+ हो गया, मतलब जिसके भी धन चार्ज है, ये वाला चार्ज है ना, वो इस पर क्या है, अधिशोषित भी है। पर उनमें ये तो नहीं कह सकते कि सारे के सारे सारिये हैं। जैसे कि मैं बात करूं H+ क्या सारिये है क्या, कि सर नहीं, H+ सारिये नहीं है, H+ तो अम्लीय की कैटेगरी में आता है। तो मैं ओनली बोल रहा हूं कि उनमें कितने सारिये आयन है, कितने बेसिक कैटाइन है, इसकी परसेंटेज निकाल लो और उसको बेस सैचुरेशन परसेंटेज कहते हैं। मतलब सोइल की सीईसी की बात करते हैं, उस पर जितने कैटाइन मतलब जितने धनाइन एब्जॉर्ब है, उनमें से कितने प्रतिशत बेसिक, बेसिक की बात करते हैं जो मर्दा में सारिये तल आते हैं, मतलब कितने सारिये आयन है, सारिये धनाइन है, सारिये धनाइन है, उसको ही क्या कहेंगे, बेस सैचुरेशन कहेंगे, बेस सैचुरेशन परसेंटेज कहेंगे। आई होप आपका ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके साथ में इस पर ज्यादा जोर मत देना, फिर बाद में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये मैं ओनली आपको प्री लिखवा रहा हूँ, पहले लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिखते रहना, ऐसे नहीं कि इनमें से छोड़ दो, फिर बाद में मैं लिखवाऊंगा, वो जटिल लैंग्वेज होगी, और ये आपकी क्या है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, तो इससे आप लिख सकते हो। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, एक अपने पास में आता है बफरिंग, इनके बारे में पढ़ेंगे आज ही की क्लास में। एक अपने पास में आता है बफरिंग कैपेसिटी, क्या आता है बेटा, बफरिंग कैपेसिटी। इसको बफरिंग क्षमताई कहते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं, बफरिंग क्षमताई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको बफरिंग क्षमता ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको बफरिंग क्षमता ही कहा जाता है। मतलब अपन बात करते हैं बफरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कि सोइल की एबिलिटी चेंज होने के प्रति वो क्या रहती है, रेसिस्ट रहती है, प्रतिरोधी रहती है, चाहे बेसिक ऐड कर दो, चाहे अपन बात करते हैं सारे ऐड कर दो। ये सोइल है, सोइल के पीएच की बात करते हैं, सोइल का पीएच 0 से लेकर 14 हो सकता है, बीच में 7 पर उदासीन रहता है, उदासीन की बात करूं तो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रहता है। इधर बात करता हूं तो इधर अपने क्या रहता है बेटा, एसिडिक रहता है, मतलब अम्लीय रहता है। इधर बात करता हूं तो बेसिक रहता है, मतलब मैं बात करता हूं तो सारीय रहता है। क्या रहता है बेटा, सारीय रहता है। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाला अम्लीय, ये वाला अपने सारीय, ये वाला सारीय और ये वाला अपने अम्लीय हो जाता है। अब इसके साथ में ही अपन पीएच चेंज करने के लिए दो पदार्थ मिला सकते हैं, एक तो एसिड जिसको अम्ल बोल सकते हैं, एक अपने पास में आता है बेस, मतलब जिसको क्षार बोल सकते हैं। आप दो ही तो चीजें मिला सकते हो,
कि एसिड मिलाओगे तो पीएच घट जाएगा और सार मिलाओगे तो पीएच बढ़ जाएगा। यही करोगे, या तो एसिड मिलाओगे या बेस मिलाओगे। और अगर सॉइल ये कह दे कि आप चाहे एसिड ऐड कर दो चाहे बेस, मतलब अम्ल मिला दो या सार मिला दो, मैं तो जो हूं वो की वो ही रहूंगी, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। मतलब पीएच न बदलने की क्षमता, मतलब एबिलिटी टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच। पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, प्रतिरोधकता दर्शाएगी सोइल, और उस कैपेसिटी को कहते हैं बफरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अपने पास में क्या होते हैं बेटा? ये जैसे कि अपनी मृदा पर H+ और OH- होते हैं ना, ये सोइल के पीएच को सडन चेंज होने से, अचानक परिवर्तन होने से बचाते हैं। तो ये जो बफरिंग कैपेसिटी होती है H+ और OH- कारणों से ये अपने पास में होती है। तो ये अपने पास में क्या होता है बेटा? जैसे कि किसी भी मृदा में आप एसिड मिला दिए, ठीक है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। OH- मिला दिए, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो ये अपने पास में क्या होती है बेटा? बफरिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? बफरिंग कैपेसिटी होती है। अब अपने पास में आज की क्लास में यही टॉपिक पढ़ेंगे और यही अपनी क्या है बेटा? थर्ड यूनिट है। अब सारे बच्चे एक बार कमेंट करके मेरे को बता दो, फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब मेरे को कमेंट करके बता दो किस किस बच्चे को समझ में आ गया मैंने जितना समझाया। और मैंने तो शायद एक छोटा बच्चा होता है उसकी तरह समझाने की कोशिश की है, फिर भी समझ में आ गया या नहीं आया, कौन सा पॉइंट नहीं आया, कौन सा पॉइंट कमजोर लगा। क्योंकि बेटा इतनी जी जान लगा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि बस नहीं समझ में आया फिर भी हाँ हाँ कर रहे हो। क्या पता 1 मिनट में ही आगे का जो आपको समझ में नहीं आया वो आ जाए और डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो कमेंट करके बता दो कि सर इसमें ये डाउट बन रहा, उसको क्लियर कर देंगे तुरंत ही। कमेंट करके बता दो। अब मैं कमेंट देख रहा हूं, ए पोवाड़ो आपके कमेंट देख रहा हूं, बता दीजिएगा। तान्या सैनी जवाब दे रहे हैं, समझ गए सर जी। सर मुझे CEC समझ में नहीं आया। अच्छा, नाम में सब कुछ छिपा है फिर भी समझ में नहीं आया, तो ये तो गड़बड़ बात है बेटा। ठीक है, और बता दो बाकी के साथी। बेटा ऐसे समझो, वैसे मैं थप्पड़ मारता नहीं हूं, पर फिर भी जैसे कि मैं आपके एक थप्पड़ लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? आपने ऐसा कहा कि CEC समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं आपके क्या कर रहा हूं? एक थप्पड़ लगा रहा हूं। अब मेरे में जितनी क्षमता थी ना उसके साथ में मैंने आपके थप्पड़ लगाया। इसको मेरी आप कह सकते हो कि कमलेश्वर की थप्पड़ लगाने की क्षमता। क्या बोलोगे बेटा? इसको बोलोगे कमलेश्वर की थप्पड़ लगाने की क्षमता। ऐसे ही मैं बात करता हूं कि एक मर्दा में धनायनों के विनिमय होने की क्षमता, धनायनों के विनिमय होने की क्षमता। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां पर कोई धनायन है और यहां पर कोई दूसरा आयन है। ठीक है, यहां पर K2+ है। अब K2+ सोइल विलियन में है, मतलब मर्दा विलियन में है। मर्दा विलियन में है, तो मर्दा विलियन में जब ये है और सोइल सोइल से किसी अन्य कोई भी ऋणायन है या कोई भी अन्य आयन है उसको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, उसको हटा देता है, खुद इसकी जगह आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? कैटायन एक्शंस कैपेसिटी कहते हैं। मतलब मर्दा में कितनी धनायन विनिमय करने की क्षमता है। ठीक है, तो उसको अपन कैटायन एक्शंस कैपेसिटी कहते हैं। और आगे पढ़ेंगे। सोइल सॉल्यूशन का रिवीजन करवा दीजिए। ओके बेटा, मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल्स होते हैं, कले के पार्टिकल्स है, कले के पार्टिकल्स है। इसी में आपने सुना होगा कि जल भी होता है, इसी में आपने सुना होगा कि पोषक तत्व न्यूट्रिएंट भी होता है। ठीक है, तो ये पोषक तत्वों का इनका गोल तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा और ये पार्टिकल्स कले पार्टिकल्स हो जाएंगे। यही अपने सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब बता दीजिएगा, डाउट क्लियर हो गया A to Z, या फिर अभी तक भी नहीं हुआ? तो एक बार मेरे को बता दो कि कौन सा पॉइंट किस प्रकार से समझ में नहीं आया आपको। डन लिखकर मैसेज कर दो, अगर समझ में आ गया तो, नहीं आया तो कमेंट करके बता दो। फिर अभी तो आप टेंशन मत लो, अभी तो पूरा जीरो से चलेंगे। ये तो आपके प्री था, कॉन्सेप्ट था।
अब इसके साथ में पर उसके नोट्स जरूर बनाने थे आपको, नहीं बनाए तो वो आपका नुकसान है। देखो बात करते हैं, इसके बाद में पीडीएफ से बना लेना बेटा, इसके बाद में पीडीएफ से बना लेना, एक्स्ट्रा चीजें लिखवाता हूं वो लिख लेना। ऑल क्लियर सर, ओके बेटा ओके। देखो सोर्स ऑफ चार्ज इन सोइल, मतलब सोर्स की बात करते हैं कि क्या स्रोत होता है, कहां से आता है ये जो चार्ज आता है सोइल पर। तो बात करते हैं सोइल कोलॉइड कैली इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ईयर सरफेस, मतलब विद्युत आवेश धारण करते हैं कोलॉइड अपनी मर्दा सतह पर। दो मुख्य कारण होते हैं, दो मुख्य आवेश होते हैं जिसकी बात करते हैं। पहला अपन ने बात की थी परमानेंट चार्ज, मैंने कहा था जो किसके कारण आता है बेटा, कले के कारण आता है, पीएच पर डिपेंड नहीं होता है, पीएच पर डिपेंड नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस पर डिपेंड नहीं होता, मैंने वहां पर कीवर्ड लिखा दिया था कि ये क्या होता है, बार बार चेंज भी नहीं होता है, तो ये कले के कारण आता है। तो देखो प्रोड्यूस्ड बाई आइसोमॉर्फस सबस्टिट्यूशन इन क्ले मिनरल, मतलब चिकनी मिट्टी के खनिजों में आइसोमॉर्फस प्रतिस्थापन से क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये आइसोमॉर्फस सबस्टिट्यूशन भी याद रख लेना कि कले में होता है, पर इसके कारण होता है। कारण पूछ ले क्यों होता है, तो आइसोमॉर्फस सबस्टिट्यूशन के कारण होता है। एग्जांपल जैसे कि सिलिका की जगह एल्यूमिना का आ जाना, ये अपने क्या होता है बेटा, ये परमानेंट चार्ज है। इसके साथ में ही इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज, मतलब इससे ऋणात्मक आवेश बनते हैं और पीएच पर डिपेंड नहीं होता है। ये कले के कारण होता है बेटा, किसके कारण होता है, कले के कारण होता है, जो मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। दूसरा अपने पास में आता है बेटा वेरिएबल चार्ज, जो परिवर्तन होता है, जो पीएच पर डिपेंड करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मड ड्यू टू, ये किसके कारण बनता है, प्रोटोनेशन, और इसके साथ में डी प्रोटोनेशन के कारण ये बनता है OH ग्रुप, क्ले एज और ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे समझ लो कि पीएच और ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस के कारण, ह्यूमस के कारण यह आता है, जिसको वेरिएबल कहते हैं, ये चेंज होता रहता है पीएच के साथ में। तो देखो चिकनी मिट्टी के किनारों और कार्बनिक पदार्थों पर उपस्थित OH माइनस के प्रोटोनेशन और डिप्रोटोनेशन के कारण बनता है। 8 लो पीएच पर तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, 8 हाई पीएच पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि बात करते हैं अम्लीय में तो क्या होता है, मतलब पीएच कम होगा, अम्लीय मृदा होगी, अम्लीय में H प्लस ज्यादा होता है, सारीय में OH माइनस ज्यादा होता है। तो सारीय में अपन बात करते हैं नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है, और इसके साथ में ही अम्लीय में कौन सा आ जाता है, कि सर पॉजिटिव आ जाता है, H प्लस आ जाता है। तो ये पीएच पर डिपेंड करता है, कौन सा, वेरिएबल चार्ज। ठीक है, तो बेटा वेरिएबल चार्ज समझ में आ गया। इसके बाद में आपके कोई भी भाई बहन हो, छोटा हो बड़ा हो, बीएससी एग्रीकल्चर में हो, हर एक सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है, छोटे जेट की, 11th 12th की, सब बैच चल रहे बेटा। इसी भाषा में ये लैंग्वेज जो अपन आप पढ़ रहे हो उसी लैंग्वेज में चल रहे हैं। प्री PGWO के, फाउंडेशन IBPS AFO के सब बैच चल रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना, आपके छोटे भाई बहन को ज्वाइन करना है तो उनको ज्वाइन करवा सकते हो, और अपने भी साथियों को ये वीडियो शेयर करने हैं, बताने हैं कि भाई साहब ब्राइट एग्रो क्लासेस पर बैच चल रहे हैं, और इसके साथ में बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज बैच तो कहीं पर भी मिल जाएंगे कि भाई साहब 4 साल का ये आपको दे देंगे, 400 में दे देंगे, 500 में दे देंगे। पर बेटा वो आपको दे दिया मतलब दे दिया, उसके बाद में लाइव में आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको जो अपने साथी है उनको शेयर जरूर करना है। इसके बाद में मैंने ये समझा दिया अभी तक कि सोर्स क्या है, 2 प्रकार के सोर्स आपको समझा दिए। अब इसके बाद में आता है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, भाई साहब इधर जा सकता है तो इधर भी जा सकता है, ठीक है, इधर वापस गया तो इधर वापस भी आ सकता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस आयन of similar kind are exchanged between soil colloid soil solution plant roots, मतलब इस प्रक्रिया में समान प्रकार के आयन मृदा कोलोइड, मृदा विलयन और पौधों की जड़ों के बीच में क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। तो समझिएगा इस प्रोसेस में जो सिमिलर आयन होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में ट्रांसफर करते हैं, आपस में विनिमय करते हैं। द प्रोसेस इन विच आयन से रिप्लेस्ड इज कॉल्ड, मतलब बात करते हैं इस प्रोसेस में आयन क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसी को आयन एक्सचेंज कहते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है, तो आयन विनिमय कहते हैं। आयन एक्सचेंज इज इंटरचेंज of ions between the absorbing surface of soil colloid and the
आयंस प्रेजेंट इन सोइल सॉल्यूशन, मतलब आयन विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के कोलोइड की अवशोषक सतह पर क्या होता है, उपस्थित आयनों का विनिमय और मिट्टी के विलयन में उपस्थित आयनों से होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज, मतलब आयन एक्सचेंज के क्या है बेटा, अलग अलग प्रकार है। एक केटाइन एक्सचेंज होता है, एक एनाइन एक्सचेंज होता है, जैसे कि मैंने बताया था। तो एक तो केटाइन से केटाइन हो जाए तो उसको केटाइन बोल देंगे, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे बेटा, केटाइन बोल देंगे। देखो इधर बात करते हैं केटाइन एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज ऑफ केटाइंस, केटाइंस का ही एक्सचेंज होगा बिटवीन सोइल कोलोइड और सोइल सॉल्यूशन, मतलब मृदा विलयन और मृदा कोलोइड के बीच में केटाइन से केटाइन ट्रांसफर हो जाएगा। केटाइन से केटाइन होना केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, केटाइन एक्सचेंज कहलाता है, मतलब धनायन विनिमय कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो सॉइल कोलोइड पर क्या है बेटा, कैल्शियम है, इधर बात करते हैं तो अपने पास में क्या है बेटा, सोडियम है, इधर क्या है अपने पास में, सोडियम है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, सॉइल कोलोइड से कैल्शियम जुड़ा हुआ है। अब ये जो कैल्शियम जुड़ा हुआ था भाई साहब, ये पास में क्या कर रहा है, ये पास में भाई साहब एंटर कर रहा है, तीसरे की एंट्री हो गई, ठीक है। ये दोनों अपनी मस्ती में मस्त थे, दोनों अपने काम में मस्त थे, अपनी लाइफ में मस्त थे। इसके बाद में ये आ गया और ये इनको डिस्टर्ब करने लगता है, और भाई साहब यहाँ पर पूरा रिश्ता तोड़वा कर सोडियम आ जाता है कैल्शियम की जगह, सोडियम आ जाता है कैल्शियम की जगह, सोडियम को वहां भेज देता है जहां पर पहले सोडियम था, मतलब मृदा विलयन में भेज देता है। कहां पर भेज देता है, मृदा विलयन में भेज देता है। जो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा था वही चीजें अब थ्योरेटिकल बता रहा हूं। ओके, तो ये अपने क्या हो गया, कैटाइन एक्सचेंज हो गया। अब इसके बाद में आता है एनाइन एक्सचेंज। एनाइन एक्सचेंज की बात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनाइंस, मतलब इसमें एनाइंस का क्या होता है, बिटवीन सोइल कोलॉइड और सोइल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा, मिट्टी के कोलॉइड और इसके साथ में ही मिट्टी के विलियन के बीच में क्या होता है, ऋणाइनों का, एनाइंस का क्या होता है, विनिमय होता है। अब देखिएगा इसमें आता है सोइल कोलॉइड जिसके साथ में OH माइनस जुड़ा हुआ होता है, और इसके साथ में इधर बात करते हैं तो क्लोरीन आता है। क्या आता है बेटा, क्लोरीन आता है, मतलब दोनों ही क्या है बेटा, ऋणाइन है, दोनों ही क्या है, ऋणाइन। अब एक ऋणाइन दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। अरे भाई साहब जैसे कि ऐसे समझो, कोई रिश्ता है, ठीक है, कोई भी रिश्ता है, लड़कियों में दोस्ती का है, दो लड़कियां हैं आपस में दोस्त है भाई साहब, आपस में दोस्त है। अब इसके बाद में भाई साहब तीसरी लड़की आ जाती है आग लगाने, और ये पहले तो इर्द गिर्द घूमती है, इसके बाद में इनका बॉन्ड तोड़ने लगती है दोनों लड़कियों का, और इसके बाद में ये यहां पर एंटर हो जाती है और इसको वहां पर भेज देती है जहां पर खुद थी, मतलब मर्दा विलियन में, ठीक है। तो सोइल कोलॉइड और इसके साथ में क्लोरीन जुड़ जाएगा OH माइनस। तो कभी भी ऐसे किसी तीसरे को एंट्री मत देना बेटा, वरना क्या टूट जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है। तो इसको एनाइन एक्सचेंज कहा जाता है। इसके साथ में इस एनाइन एक्सचेंज को तो शायद मेरे से बेटर आप जानते होंगे, ठीक है। आप भी छोटे फर्स्ट क्लास से दोस्ती हो जाती है बेटा, फर्स्ट क्लास से अपने दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, तीसरे के आते ही भाई साहब दोस्ती क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ये एनाइन एक्सचेंज हो गया। अरे आई होप समझ में आ गया। अब आता है एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब बात करते, सॉरी, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटाइन को एक्सचेंज करने की क्षमता, कैटाइन को एक्सचेंज करने की क्षमता। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ सॉइल कोलॉइड टू एब्जॉर्ब एंड एक्सचेंज कैटाइंस, मतलब इसकी सोइल की एक ऐसी क्षमता है जो कि कैटाइंस को एब्जॉर्ब करने की और इसके साथ में कैटाइंस को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। कैटाइंस को एब्जॉर्ब करने और कैटाइंस को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी को कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। कि मिट्टी के कोलाइड की वह कुल क्षमता जिससे वे धनाइनों को अवशोषित और इसके साथ में ही विनिमय कर सकते हैं, मतलब मर्दा की सोइल की कैपेसिटी है ट्रांसफर करने की, या इसके साथ में ही मैं बात करता हूं किसकी बेटा, अवशोषित करने की। और बेटा जैसे कि मैं देख पा रहा हूं इस क्लास में अभी लगभग 40 मिनट हुई है, और 40 मिनट में से 7 से 8 बच्चे इधर उधर हो चुके हैं, 10 मिनट देखते हैं 15 मिनट नहीं देखते हैं। तो बेटा ये कतई सही नहीं है। कमलेश यार ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम का कोई भी मेंबर कितना भी बेटर समझा दे, कितना भी यहाँ पर गला फाड़ फाड़ के समझा दे, कितना ही अच्छे कॉन्सेप्ट से समझा दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उनको समझाने वाली। क्योंकि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी एक चीज होती है, उसके बिना कुछ भी समझ में नहीं आता है।
और वो आपको अप्लाई करनी। क्लास लो ही मत बेटा, दोबारा से समझोगे कम समझ में आएगा, इस क्लास में फर्स्ट बार समझोगे ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे समझ लो कि समझना है तो इसी से समझना है। और अगर आप क्लास के बीच बीच में जाते हो, नुकसान आपका और किसी का नहीं है। तो आप इस चीज पर जरूर गौर फरमाइएगा। ये अपने पास में क्या हो जाती है, कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी हो जाती है। सीधा सा मतलब है कि मिट्टी कितने धनायनों को पकड़ कर रखती है और कितना उनको एक्सचेंज करती है, मतलब कितना होल्ड रखती है उनको, वही अपने क्या है बेटा, कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमोल पर किलोग्राम। सेंटीमोल पर किलोग्राम इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद में आता है अपने पास में, पहले ये इकाई हुआ करती थी मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम, क्या होती थी पहले ये होती थी। आजकल भाई साहब कौन सी है, सेंटीमोल पर किलोग्राम, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करती है। इसके साथ में जैसे कि बात करते हैं, सोइल में कितनी होती है बेटा, 10 सेंटीमोल पर केजी होती है। और इसके साथ में 10 सेंटीमोल केजी का मतलब क्या है, 10 सेंटीमोल केजी का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम मर्दा 10 सेंटीमोल द9 पकड़ कर रखती है। ठीक है, उतना क्या रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी। मतलब 10 सेंटीमोल द 9 कैटाइन है उसके पास में 1 किलोग्राम सोइल के पास में। ओके, 1 किलोग्राम मर्दा का ही यहाँ पर करते हैं प्रति यूनिट के हिसाब से। इसके साथ में ही जिस मर्दा की सीईसी कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिस सोइल की कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसमें न्यूट्रिएंट को पकड़कर रखने की, पोषक तत्व को पकड़कर रखने की क्षमता भी उतनी होगी। जिस मर्दा में सीईसी ज्यादा होगी, उतनी अधिक मिट्टी की पोषक तत्वों को पकड़ने की क्षमता भी अधिक होगी। जैसे कि सैंडी सोइल की बात करते हैं 1 से 5 सेंटीमोल होती है, सेंटीमोल पर केजी होती है। लोम की बात करते हैं 10 से 15 होती है। क्ले की बात करते हैं, ह्यूमस की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 से 40 है। अब ह्यूमस रिच सोइल है, ह्यूमस नहीं है। ह्यूमस की तो 150 से 300 के आसपास होती है बेटा। कितनी होती है, 200 सेंटीमोल पर केजी एवरेज होती है। ठीक है, तो ये क्ले सोइल की, लोम सोइल की, क्ले ह्यूमस रिच सोइल की बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है बेटा, लिखना है, याद करना है। इसके बाद में आता है इसको प्रभावित करने वाले कारक है। किसको प्रभावित करने वाले कारक बेटा, सीईसी को। अगर किसी भी मर्दा में क्ले का कंटेंट अधिक है तो उसकी सीईसी ज्यादा होगी, पहला लिख लेना। अगर किसी मर्दा में ह्यूमस या बोले तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो उसकी कैटाइन एक्सेंस कैपेसिटी ज्यादा होगी। बेटा ये ध्यान रख लेना कि आपको ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि किसी मर्दा में क्या है, क्ले की कंटेंट अधिक है तो क्या उसकी सीईसी होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, कैसी होती है। तो बेटा उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। आपको पूछ ले क्वेश्चन कि किसी भी मर्दा में अपन ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, मतलब ह्यूमस मिलाते हैं, तो उसकी सीईसी पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो बेटा वो बढ़ती है। इसके साथ में टाइप ऑफ कले की बात करते हैं तो मोंट मोरिलोनाइट की सबसे ज्यादा होती है, पिछली क्लास में बताया था। इसके बाद में इलाइट की होती है। इसके बाद में किसकी होती है बेटा, केओलिनाइट की होती है। फिर बात करते हैं सोइल पीएच अगर अधिक होगा तो उसकी सीईसी भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि वेरिएबल चार्ज वहां पर क्या होता है बेटा, बढ़ता है। वेरिएबल चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि पीएच पीएच बढ़ रहा है। मतलब पीएच कौन से चार्ज को प्रभावित करता है, परमानेंट को तो कभी नहीं करेगा, परमानेंट को तो कभी नहीं करेगा, करेगा तो वेरिएबल को करेगा। किसको करेगा बेटा, वेरिएबल को करेगा। इसके बाद में अपने पास में आते हैं बेटा, कृषि पर्यवेक्षक की कोई तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ये ओनली जो अपने पास में जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, उनको अभी अपन बैच अवेलेबल करवा देंगे ओनली 1999 में। और इसके साथ में कोई आपका छोटा भाई बहन है जेट की तैयारी कर रहा है तो उसको भी ऑफर के साथ में करवा देंगे। वैसे 3000 का नया बैच स्टार्ट हुआ है, पर आपको 1999 में अवेलेबल करवा देंगे अगर कोई साथी तैयारी कर रहा है। टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, बहुत शानदार है, बहुत डेडिकेटेड है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा, ये प्रभावित करने वाले कारक और आ जाते हैं कि सॉइल टेक्सचर प्रभावित करता है। अगर कोई सैंडी सॉइल है तो उसकी क्या होती है बेटा, उसकी सीईसी कम होती है। कोई क्ले सॉइल है तो उसकी
की ज्यादा होती है। सोइल ऑर्गेनिक मैटर किसी में ज्यादा है तो सीईसी अधिक होती है। मतलब अपन बात करते हैं जो अपने अभी दे रखा था ना, उनको ही इस प्रकार से दे दिया। ह्यूमस ज्यादा होगा तो उसकी सीईसी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होगी। टाइप ऑफ क्ले की बात करते हैं, मोंटमोलोनाइट की अधिक होती है, मीडियम होती है इलाइट की, और सबसे कम किसकी होती है, केओलिनाइट की होती है। मोंटमोलोनाइट की अधिक होती है, इलाइट की मीडियम होती है। सोइल पीएच की बात करते हैं, पीएच अधिक होगा तो सीईसी क्या होगी बेटा, अधिक होगी। इसके साथ में ही अब अपने पास में आती है एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। वही आ जाएगी कि एनाइन को एक्सचेंज करने की क्षमता, एनाइन को एक्सचेंज करने की क्षमता। एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इज टोटल कैपेसिटी ऑफ सॉइल कोलॉइड टू एब्जॉर्ब और टू एक्सचेंज एनाइंस। मतलब बात करते हैं ऋणायन विनिमय क्षमता, ऋणायन विनिमय क्षमता मिट्टी के कोलाइड की वह कुल क्षमता है जिससे वे ऋणायनों को क्या करती है, अवशोषित और विनिमय कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा, एक तो अवशोषित कर सकती है और एक क्या कर सकती है, विनिमय कर सकती है। अरे क्या कर सकती है बेटा, विनिमय कर सकती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। सिंपल वर्ड्स में समझो कि मिट्टी कितने ऋणायनों को पकड़ कर रखती है। एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, हाउ मेनी एनाइंस ए सॉइल कैन होल्ड, कितनों को होल्ड करके रखती है। इसके बाद में यूनिट इसकी क्या आती है, सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। ये अपने वही जो अपन उसमें बात करते आए थे ना, वही है। एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में ज्यादा आपको नहीं पूछता, आपको पूछता है तो किसके बारे में पूछता है, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में पूछता है। अगर लो पीएच है तो बेटा अधिक एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी, अगर हाई पीएच है तो कम क्या होगी, एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी। ये आपको ज्यादा नहीं पूछेगा। अब इसके बाद में इसमें क्या होता है, सोइल मिनरल भी प्रभावित करता है कि फेरिक और एल्यूमिनियम अगर ज्यादा है तो एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है। सिलिकेट क्ले अगर बात करते हैं, सिलिकेट क्ले होते हैं तो उसमें क्या होती है, एसी बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होता है, प्रभावित करता है। ठीक है, पर आपको इसको ज्यादा आपको माइंड में नहीं रखना है। अब देखो आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने पास में आता है बेस सेचुरेशन। बेस सेचुरेशन की बात की थी कि सीईसी होती है, मर्दा की कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी तो है, पर जितनी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है उस पर बेस कितने हैं, और बेस भी कौन से, धनायन कितने हैं, वही अपने क्या है, बेस सेचुरेशन। बेस सेचुरेशन इज परसेंटेज ऑफ सीईसी ऑक्यूपाइड बाय बेसिक कैटाइंस। मतलब सीईसी पर जितने बेसिक कैटाइंस है उनकी परसेंटेज को ही क्या कहते हैं, बेस सेचुरेशन परसेंटेज कहते हैं। मतलब ये क्या है, वह प्रतिशत है जो मिट्टी में सीईसी में कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, K+ और सोडियम प्लस जैसे आधार आयनों के द्वारा क्या होता है, भरा हुआ होता है, जो कि मैंने पहले ही समझा दिया। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। इसका ये फॉर्मूला भी लिख लेना, बेस सेचुरेशन एक्सचेंजेबल बेस से और इसके साथ में मल्टीप्लाई सो बटेवा टोटल सीईसी। इसके बाद में अपन चलते हैं, ये आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। हाई बेस सेचुरेशन वाली मृदाएं होती है, जैसे कि बात करते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क, मतलब एरिड और सेमी एरिड एरियाज में पाई जाती है, इनमें अधिक होता है। क्योंकि पता है कि हाई बेस सेचुरेशन है, मतलब बेस वहां पर जो कैटाइन वाले हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, उर्वर होती है और कृषि के लिए क्या होती है, बेटर रहती है हाई बेस सेचुरेशन वाली। लो बेस सेचुरेशन वाली अधिक वर्षा वाले में पाई जाती है, इनमें H+ और एल्यूमिनियम 3+ क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। मतलब कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होगी, मतलब कैटाइंस कम होंगे उसमें। और इसके साथ में अम्लीय स्वभाव की होती है, क्योंकि अपन बात करते हैं उनमें कैटाइंस कम है, तभी तो वो क्या हुई, लो बेस सेचुरेशन हुआ। ठीक है, कम उर्वर होती है। इसके साथ में इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, एक तो सोइल फर्टिलिटी को बता देता है कि सोइल फर्टिलिटी है कि नहीं है। एक बताता है कि हेल्प इन लाइम रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन फॉर एसिडिक सोइल, मतलब ये अम्लीय मृदाओं के लिए चूना डालने की मात्रा भी बताता है कि इतनी मात्रा डाल दो। इसके साथ में ही हाई बेस सेचुरेशन मतलब गुड फॉर क्रॉप्स, इसके बारे में भी ये इंडिकेट कर देता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, बेस सेचुरेशन कैपेसिटी। अब इसके बाद में आता है बफरिंग कैपेसिटी। मैंने कहा था एसिड मिला दो चाहे बेस मिला दो, फिर भी अगर सोइल का पीएच ना चेंज हो, एसिड मिला दो या बेस मिला दो, फिर भी अगर सोइल का पीएच चेंज ना हो, तो बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं सोइल की। क्या कहते हैं बेटा, बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं, बफरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग क्षमता मिट्टी की वह योग्यता है जिसमें अम्ल और सार मिलाने के बाद में, मतलब बफरिंग कैपेसिटी इज एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रेसिस्ट इन ए चेंज पीएच, मतलब चेंज नहीं होने देती है पीएच को, चाहे कुछ भी आप ऐड कर दो,
चाहे एसिड ऐड कर दो, चाहे आप क्या कर दो, आप बेस ऐड कर दो, ठीक है। इससे भी क्या नहीं होगा, पीएच अचानक सडनली वो क्या नहीं होगी बेटा, चेंज नहीं होगी, अचानक वो नहीं बदलेगी। इसी को बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इसके कारण बेटा अलग अलग होते हैं। इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, आयन होते हैं। जैसे कि बात करते हैं सोइल कोलॉइड से, इसमें बात करते हैं क्ले मिनरल भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। दोनों ही क्या रखते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखते हैं। दोनों ही क्या रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखते हैं। और इसके साथ में बात करते हैं दीज चार्ज एब्जॉर्ब H प्लस से और OH माइनस से, क्योंकि H प्लस और OH माइनस से क्या होता है, इनका संतुलन बना रहता है। मेन रीजन यही है, पीएच चेंज क्यों नहीं होता है, H प्लस और OH माइनस के कारण, ठीक है। इन दोनों के कारण क्या नहीं होता है बेटा, पीएच चेंज नहीं होता है। क्या क्या प्रभावित करते हैं बफरिंग कैपेसिटी को, एक तो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, हाई कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है, हाइयर सीईसी मतलब हाइयर बफरिंग कैपेसिटी, ठीक है, मतलब पीएच बदलेगा नहीं। इसके साथ में बात करते हैं कले कंटेंट, अगर बात करते हैं कले वाली कोई भी मर्दा है तो उसमें हाई बफरिंग होती है। इसके साथ में इधर अपन बात करते हैं सैंडी सोइल, सैंडी सोइल में क्या होती है, कम बफरिंग कैपेसिटी होती है। इसके साथ में बात करते हैं क्ले मिनरल की, बात करते हैं मोंटमोर्लोनाइट में अधिक होती है बफरिंग कैपेसिटी, फिर इलाइट में और फिर केओलिनाइट में। जैसे अपने क्या था बेटा, जैसे अपने कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी वाला था वैसे ही अपने ये हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो अपने बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। सोइल पीएच की बात करते हैं तो H प्लस और एल्यूमिनियम आयन से क्या होती है, बफर करती है। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। इसके साथ में इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि पीएच को ज्यादा क्या नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी, और इससे क्या बना रहेगा, बफरिंग कैपेसिटी बनी रहेगी। इसके साथ में ही पोषक तत्वों की कोई अधिक कमी हो जाती है तो उससे बचाती है। और इसके साथ में बात करते हैं जो भी फर्टिलाइजर वगैरह है उनका अच्छे से क्या हो जाता है बेटा, प्रयोग हो जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंस आ जाएगा। इसके बाद में अपने पास में ये सेशन क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है ये सेशन। और सेकंड यूनिट, यहाँ पर सेकंड यूनिट छोटी थी पर ये अपनी क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। अब अपने पास में जो स्टार्ट होगी ना वो थर्ड यूनिट होगी। सुन लो मेरी बात पहले, ठीक है। बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप क्लास कब लोगे, बेटा वो जिम्मेदारी हमारी है, आपने हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा कि क्लास कब लेनी है, क्लास कब नहीं लेनी है। और इसके साथ में ही कि सर जो मैथ की क्लासें कब आएगी, हॉर्टिकल्चर की कब आएगी, एग्रोनॉमी की कब आएगी। एक साथ में दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखेंगे। अभी मैथ का चल रहा है और सोइल का चल रहा है, एक दो दिन में सोइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कितनी, 50%, मतलब आपकी मिड टर्म जितनी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में बाकी का पोर्शन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, कब करना है कब नहीं करना है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपने हमारे से बेच लिया है, हमारे पास में आप ज्वाइन हुए हो, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। आज रात में क्लास होगा बेटा, मैथ का क्लास होगा, मैथ में सेकंड क्लास होगा बेटा, दूसरे नंबर का क्लास आज होने वाला है। आई होप आपको यहां तक सब कुछ बेटर तरीके से समझ में आ गया। और इसके साथ में अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो मैसेज कर दो, और अगर सब कुछ कैसा समझ में आया वो लेवल भी एक बार बता दीजिएगा कि सर हाँ अच्छे से समझ में आ गया, मीडियम आ गया, लो आ गया, कि सर बेटर से बेटर आ गया, फाड़ू आ गया, कैसा आया समझ में, जरूर एक बार कमेंट करके बता दो। फिर इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। ओके बेटा, करे डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथी।